पेज नंबर 2 पे आ जाओ। पेज नंबर 2 पे ऊपर लिखा है सेल्स, बॉक्स के अंतर्गत लिखा है, बॉक्स के अंदर लिखा है यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमने देखा है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो किस चीज़ की बनी रहती हैं? ब्रिक्स की। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि उसमें सीमेंट, मोरंग, बालू, सरिया भी तो लगा है। तो ये सारी चीज़ें उन ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए लगाई गई हैं। मेन जो वो ब्रिक्स हैं, वो जो ईंटें हैं, वो बनी, उनसे बना हुआ है क्या? वो पूरी की पूरी बिल्डिंग। हम पूरी बिल्डिंग छोड़ो तो हम ये छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो हमारा रूम है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? अभी तो हम पूरी बिल्डिंग को छोड़ दें, हम सिर्फ इस रूम के बारे में देखते हैं। ये रूम हमारा जो है किन चीज़ों से मिलकर बना है? ब्रिक्स यानी कि ईंटों से मिलकर बना है। वो ईंटें आपस में जुड़ी कैसे हैं? उसमें हम लोगों ने मसाला बनाया था, मोरंग, बालू, सीमेंट सब कुछ मिलाया गया था, लेकिन बना बेसिकली किससे है? ठीक है। इसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है। उन्हीं यूनिट्स का नाम क्या होता है? सेल्स। सीधे बैठो, सेल्स किससे मिलकर बना है? सेल्स। क्या बात है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स किसमें देखी जा सकती है? सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम बता रहे हैं, जर्म नाम कहते हैं, उनको कहते हैं। ठीक, अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टोमेटा जो है, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं, जिनसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं और वाटर जो है ट्रांसपिरेट होता है। ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन अगर पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, तो क्या बताओगे? ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? स्टोमेटा। ठीक है। अब उस दिन हमने ये भी बताया था कि स्टोमेटा दो कंडीशंस में होता है, या तो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। जैसे हमारे कमरे का रूम का डोर है, या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। उसको ऐसे बंद कर दो, क्लोज। तो जो एक बड़ी मान लें, हम अपने आप को लीफ माने, हमारी बॉडी के अंदर अगर गैसेस को जाना है तो क्या होता है? ऐसे स्टोमेटा में गार्ड सेल ऐसे लगी रहती है। ठीक, अभी ये ओपन है, देखो आर पार इससे गैसेस निकल सकती है, और ये आपस में से चिपक जाए तो अब गैसेस निकल पाएंगी? नहीं। तो स्टोमेटा में दो उसके किनारे जो लगी रहती है उनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। डायग्राम देखो उसका बना हुआ है, फिगर 1 पॉइंट, इनको कहते हैं यूनिसेलुलर, ये कहते हैं। और इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। सेल क्या होता है वही तो बता रहा हूं। सेल के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे इस कमरे को बनाने में छोटी सी एक यूनिट इस्तेमाल की गई, ईंट से मिलकर पूरा कमरा बना है, वैसे ही हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल्स से मिलकर, छोटी छोटी सेल्स। समझे? अभी सेल्स का डायग्राम में आगे सब मिलेगा, क्यों परेशान हो? कह रहे हैं सेल को सिर्फ माइक्रोस्कोप में आगे पलटने लगते हो तुरंत। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं। ठीक है। कह रहे हैं सेल जो है इनक्लोज्ड होती है, यानी कि बंद होती है थिन आउटर बाउंड्री से, उसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल का डायग्राम बना हुआ है, फिगर 1.1 बना है। ढोलक ना बजाओ, देखो 1.1 दिखा? सेल बनी है इसमें सेल मेम्ब्रेन। जैसे मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम इस पूरे के पूरे स्कूल को एक सेल मान के चलो। अगर तुमने अपने दिमाग में इस पूरे स्कूल को एक सेल मान लिया तो आसानी से समझ जाओगे कि सेल क्या है। चलो मान लिया तुम लोगों ने? पूरे स्कूल को ना मान, बड़ा हो जाएगा। इस कमरे को मानते हैं। ठीक है। नहीं, इस कमरे को मानते हैं। ठीक है। ये कमरा एक सेल है। अब ये जो सेल है, इसकी देखो एक दीवार है, ये है कि नहीं है? मतलब हमें पता है कि ये कमरा वहां से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है। इसके बाद दूसरा कमरा है, तो एक कमरे को दूसरे कमरे से कौन अलग कर रहा है? दीवार। कौन? दीवार। लड़कियां सो रही क्या? दीवार। जागो बेटो जागो। एक कमरे को दूसरे से कौन अलग कर रहा है? दीवार। ठीक है। वैसे ही एक सेल को दूसरी सेल से कौन अलग कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल गार्ड कुछ होते हैं। सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स होता है दीवार। जैसे ढोलक होती है, ढोलक उसके ऊपर जिस पे उंगली मारते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन।
पता है कि नहीं? कितने लोग को पहले से बताना है? कितने लोगों ने ढोलक बजाई है कभी? ढोलक कौन कौन बजाया है? सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो कह रहे हैं सेल की बाउंड्री को समझने के लिए, जैसा हमने इस रूम को माना था सेल, जैसे इस कमरे को अलग करने के लिए दीवार है, वैसे सेल को दूसरी सेल से अलग करने के लिए सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब सेल के बारे में एक और चीज बता रहे हैं कि मोस्ट, देखो लिखा है मोस्ट सेल्स हैव, यहीं पे खेल हो जाएगा। मोस्ट सेल्स हैव यानी कि ज्यादातर सेल्स में, यानी कि कुछ ऐसी भी सेल्स होंगी जिनमें नहीं होता होगा, यही बात ध्यान रखना। लिखा है ज्यादातर सेलों में एक सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या होता है? क्या होता है? न्यूक्लियस। नहीं बोल पा रहे हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। अब इसी से समझ लो कि वो कहाँ पाया जाएगा? केंद्र में, सेंटर में। समझ गए? अब ये ज्यादातर सेल्स में होता है, सब में नहीं होता। अब किसमें नहीं होता अभी आगे पता चलेगा। कह रहे हैं न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अच्छा, तुम लोग की क्लास 6 में सोचने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी, बढ़ गई थी ना? खत्म नहीं, उसको वापस लाते हैं। चलो कैसे लाते हैं? तुम लोग ने कार में, गाड़ी में, कार में देखा होगा एक जेली लाइक एक बॉल रखा रहता है, इसको ऐसे उठाओ हिलाओ, उसके अंदर सब झिलमिल झिलमिल होते हैं, सबने देखा होगा। कोई ऐसा तुम काहे से चलते हो? कार देखा कभी? कार में बैठे हो तो कार में देखो एक बॉल रखा रहता है, ट्रांसपेरेंट बॉल, उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, उसको हिलाओ। अब जान गए, मतलब हर कार में नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग अपनी कार में रखवाते हैं, अच्छा लगता है। और वो अब तो वो महकने वाला भी आने लगा, उसको टांगों से महकने लगा। बस बस बस। अब उसी को मान लो कि वो सेल है, ठीक मान लेते, वो पूरी सेल। हम सेल का डायग्राम बनाते हैं ऐसे, ऐसे बनाते हैं क्योंकि हमारे पास 3D बोर्ड नहीं। समझ गए? सेल ऐसी नहीं होती है, सेल होती कैसी है? 3D में, गोल बॉल की तरह। ठीक है? तो वो जो बॉल की चारों तरफ की लेयर होगी, वो जो मेम्ब्रेन होगी, वही क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, वो जो बीच में न्यूक्लियस है, पूरी सेल इतनी बड़ी है, उसके बीच में न्यूक्लियस है। तो जो बाकी खाली जगह उसमें क्या है? उसमें ब्लड नहीं है, उसमें चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है। क्या है? चिपचिपा पदार्थ। उसी चिपचिपे पदार्थ को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? समझे कि नहीं बात में? कितने लोग समझ गए हैं? कुछ लोग नहीं समझे, कुछ लोग अभी हैं कि हाथ उठा तो दिया है, समझ में नहीं आया। हम फिर से बता रहे हैं, एक बार समझो। किसी के पास बॉल है? बॉल है? अब मजा आएगा, मजा तो है। ये मान लो कि ये सेल है। क्या है? सेल। सब लोग को सेल दिख रही है? अब ये जो सेल की बाहरी रेड वाली दिख रही है, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब वो वाली भी सेल लाओ, दूसरी वाली सेल कहाँ गई? इधर से कोई तरफ, ये दूसरी सेल है। ठीक है? ये सेल और ये सेल एक दूसरे से अलग हैं। किस चीज से? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? अब एक सेल के बारे में देखते हैं। देखो, इस सेल के अंदर जो वो एक चिपचिपा पदार्थ भरा होगा और बीच में एक यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। क्योंकि ये सेल अगर हिल भी रही है तो न्यूक्लियस वहीं पे अटका हुआ है, ऐसा नहीं कि उसके किनारे आ जाए, इधर आ जाए। मान लो अभी इसके अंदर कहीं से छेद करके हम कोई इसके अंदर दाना डाल दें, फिर हम इसको ऐसे से हलाएं तो आवाज आएगी खट 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 खट। वो तो कहना नहीं आएगी, ऐसे मुंडीला नहीं आएगी। इसमें अंदर कोई दाना चला जाए, ऐसे हिलाओ तो खड़बड़ खड़बड़ आवाज आएगी, क्योंकि वो रुका नहीं है, वो आजाद है। अब इसके अंदर अगर हम पहले चिपचिपा पदार्थ को भर दें, जेली लाइक सब्सटेंस भर दें इसके अंदर, फिर एक दाना डालें हम, फिर हिलाएं तो आवाज आएगी? क्योंकि वो उसमें अटका हुआ है। यही होता है सेल के अंदर। क्या होता है? सेल। यही। अब वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। और बीच में जो है वो क्या है? न्यूक्लियस। समझ गए इतना? यस सर। समझ गए सब लोग? यस सर। कुछ लोग टीवी बहुत देखते होंगे, टीवी सीरियल। इसमें क्या होता है कि जब देखते, मान लेते हैं कि 8:30 से कोई प्रोग्राम शुरू हुआ, 9 बजे वो खत्म हो जाएगा, तो 8:55 पे ऐसा दिखाएंगे किसी ने बंदूक चला दी। यस सर। गोली आ रही पहुंचने वाली है और कहते हैं कि आगे देखेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि कल 8:30 बजे ये टीवी खोल के बैठ जाए, हमारा धारावाहिक छोड़े ना। तो वैसा ही इसमें भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि रूट्स जो होती हैं वो पत्तियों तक फूड को, उसको न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को
कैसे पहुंचाती है ये हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। देखो लिखा है, बुक खोलो, लिखा है। हम लोगों ने शायद इसका आंसर पहले ही प्राप्त कर लिया था। वो कह रही है कि लीव्स के पास ऐसा क्या है जो वो फूड बना लेती है और क्लोरोफिल है, बाकी जो पार्ट्स ऑफ प्लांट उसके पास नहीं है, इसलिए वो फूड बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो इन्होंने ये बात छोड़ दी है कि लगातार पानी ऊपर कैसे पहुंचे, तुम एक बात बताओ, हम एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहे हैं। यूकेलिप्टिस का प्लांट पौधा या ट्री जानते हो? क्लस्टर, उसी को इंग्लिश में कहते हैं यूकेलिप्टिस। ठीक है। यूकेलिप्टिस का ट्री देखा कितना ऊंचा है? तुम्हारी 3 छत के बराबर होता है। तुम्हें हम कहें कि जितना पानी तुम अपने दिन भर इस्तेमाल करोगे, दिन भर जितना पानी इस्तेमाल करोगे, ठीक है, सुबह उठे शाम तक, रात तक जितना पानी इस्तेमाल करोगे, तुम्हें 3 मंजिल ऊपर तक लेके जाना है। ले जा पाओगे? बिना सीढ़ी बिना कुछ नहीं ले जा पाओगे ना। लेकिन यूकेलिप्टिस का जो प्लांट है या ट्री है, उसमें जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है वहां तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? कैसे? कोई मोटर या कुछ नहीं लगा है? लगा है मोटर, और पानी आ कहाँ से रहा? सब जमीन से। क्या एक लोग बोलो? पानी एब्जॉर्ब करता है ना, तो पानी एब्जॉर्ब तुम भी करो, मिट्टी में एब्जॉर्ब करके तुम ऊपर ले जा सकते हो 3 ऊपर। वही तो हम कह रहे हैं, कैसे हो रहा है यही जानना चाह रहे हैं। पहली बात हम लोगों की उतनी हाइट नहीं है, वहां तक जाने की। वही सिस्टम के बारे में जानना है। और कोई? साक्षी शर्मा उस दिन कहाँ टाइम में शादी में इतनी टी शर्ट पहन के जाता था। वही तुमसे पूछ रहे हैं, बाजार गई। वो भोजपुरी वाला गाना सुने हो? ट्रांसपीरेशन पुल जानते हो? नहीं जानते हो। सक्शन पुल जानते हो? हाँ, नहीं जानते हो। फ्रूटी तुम लोगों ने पैकेट वाली पी है? इसमें स्ट्रॉ डालते हो, घड़ खींचते हैं। सेम वही करता है एक ट्री। क्या करता है देखो, बता रहे हैं, मेरी बात सुनो। जो पूरा प्लांट, जो भी ट्री है पूरा, उसमें सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा, जो पत्ती है, वहाँ पे पानी है। और उस पानी ज़्यादा मिट्टी से क्यों निकालता है तो बता चुके हैं, क्योंकि उसी पानी में घोल करके न्यूट्रिएंट्स लेता है वो, है ना। देखो मिट्टी में एक जगह पे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा नहीं है, पूरी मिट्टी में है, तो उस पानी में मिट्टी घोल करके तब लेता है ट्री। तब इतना पानी जब लेता है तो उसमें थोड़े उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इसीलिए उसको ज़्यादा पानी लेना पड़ता है। तो ज़्यादा पानी लिया और ऊपर गया, उसमें न्यूट्रिएंट्स ले लिए, बाकी पानी ट्रांसपीरेट कर दिया। अब ऊपर पानी लगातार जा कैसे रहा जानते हो? सबसे ऊपर पानी जो है, पानी की एक ड्रॉपलेट सबसे ऊपर है, उससे न्यूट्रिएंट्स ले लिए गए, बाकी पानी ट्रांसपीरेट। अब ऊपर की जगह खाली हो गई और अब वहाँ की जगह लेने के लिए क्या आएगा? न्यू वाटर। उसके नीचे वाला जो न्यू वाटर है वो ऊपर खिसक जाएगा, और जब वो ऊपर खिसक गया, जो उसके नीचे था वो कहाँ खिसकेगा? ऐसे पूरा ट्रेन की तरह चलता रहता है। स्टेशन पर कभी गए हो, वहाँ देखो मालगाड़ी जब रुकी हुई खड़ी रहती है, मालगाड़ी जब वो अचानक चलती है तो पहले सबसे आगे वाला इंजन जो थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर उसके पीछे वाला जो धड़ाम से आगे बढ़ेगा, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके जैसे चलती ट्रेन। देखा है कभी? स्टेशन पर गए हो, मालगाड़ी खड़ी हो, जब वो चलती है तब आवाज़ ऐसे आती है, धड़ धड़ धड़, पहले आवाज़ आती है। देखा है कभी? वो छुप छुप बाद में आती है। क्यों? जो उसके सबसे आगे वाला इंजन है और जो उसके पीछे है, जब वो उसको खींचेगा आगे तो उसके बीच में बहुत फोर्स लगता है, तो एक आवाज़ आती है धड़ाम से। इस इंजन ने इस डब्बे को खींचा तो धड़ाम से आवाज़ आई, फिर इस डब्बे ने इस डब्बे को खींचा तो आवाज़ कैसी आई? फिर इसने इसको खींचा, धड़ाम। चलता है। जब तुम पहली बार स्टेशन पे जाओगे ऐसा होगा तो तुम कांप के दूर हट जाओगे कि ये क्या उधर धड़धड़ाते हुए जा रहा है, तो वो ट्रेन चल देगी। समझ गए? देखो बूझो को पूछने दो, उस दिन ये बात हो गई थी। आज का टॉपिक है क्लोरोफिल। पेज नंबर 2 पे राइट साइड वाले पैराग्राफ में देखो लिखा है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरे कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल का काम होता है कि सनलाइट को कैप्चर करें, पकड़ें। ठीक है, आगे है, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, जिसी का दूसरा नाम होता है, फिर दूसरा वर्ड उसके लिए है प्रिपेयर, फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर को ले करके प्लांट्स अपना खुद का फूड बना रहे थे। तो यही बता रहे हैं कि क्लोरोफिल भी तो उसमें लिखा था एरो के ऊपर या नीचे लिखा था। वो क्या था? वो सनलाइट को कैप्चर कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर यानी कि H2O को मिक्स करके फूड बना रहे हैं। समझ गए? आगे कह रहे हैं इसी प्रोसेस का नाम होता है फोटो। अरे बोलो, थोड़ा तेज बोल लो। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है कंबाइन करना या बनाना। ठीक है। सो वी फाइंड दैट, हमको ये पता चला, अभी भी पता चला कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब क्या हैं? ये सब नेसेसरी हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और पूरी पृथ्वी पर जो भी फूड है वो किसकी वजह से है? पूरी पृथ्वी पर जो भी जीवन है वो किसकी वजह से है? हाँ, जो बोले बस उसका आंसर देना, फोटोसिंथेसिस। कुछ भी बोले फोटोसिंथेसिस। कहाँ रहते हो? फोटोसिंथेसिस। बुधड़िया में नहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? जो भी बोले फोटोसिंथेसिस। बस उस दिन तुम लोगों से एक सवाल पूछा था हमने, जिसका हाँ या ना में जवाब देना था। नहीं पूछा ना, आज पूछ रहे हैं। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक? और कुछ नहीं बोलोगे। क्या तुम लोग के घर में पता है कि तुम लोग पागल हो? नहीं पता ना? छोटे बच्चों वाला ना। हाँ, तो अब देखो एक जो लाइन है उसको जरा पढ़ने। लिखा है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा मान कर चलो कि 2 महीने तक धूप ना निकले, क्या होगा? एक एक करके बारी बारी से बताएंगे सब लोग। हमने पूछा है वही लिखा हुआ कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बगैर पृथ्वी पर जीवन संभव, ऐसा मान सकते हो? कैसे मानोगे बताओ? नहीं मानोगे? नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही हमको क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। क्योंकि प्लांट अगर फूड बना रहे हैं तभी हमको मिलेगा, वो ना बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। किसी भी प्रकार का फूड नहीं हो। अब कुछ लोगों के दिमाग में अब तक एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए था, जो कि आया नहीं। बताओ क्या आया? जाओ इसको बताओ क्या आया? नहीं आया। तुम्हारे क्या है? सर मेरे घर के पास एक पेड़ लगा है, उसमें सिर्फ गुलाबी पत्तियां हैं। तो सर वो कैसे? बैठो। और पत्तियां तो हैं। नहीं, वो अलग चीज, वो अभी बताएंगे उसका। और कोई इस टॉपिक से रिलेटेड किसके दिमाग में क्वेश्चन आया? हमने ये कहा है कि अगर पूरे पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस ना हो तो हमको किसी भी तरीके का एनी फूड बोल रहे हैं नहीं मिलेगा। बताओ कैसे ये सही है? हम ऐसे पढ़ के बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम उसको सोचना नहीं, विजुअलाइज ना करेंगे, जब तक प्रूव न कर लें। अब हम बोल रहे हैं, तुम्ही लोग को हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि जो लोग एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि चिकन, मीट, मांस खाते हैं, वो तो मिलेगा, उसके लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत है? ये बता तो रहा है। गाय भैंस को कौन खा रहा है? हाँ बैठो, बहुत बढ़िया। पता तो है क्या? जो एनिमल प्रोडक्ट की बात हो रही है वो सब भी क्या खाएंगे? प्लांट से तो खाएंगे। वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? हम ऐसा कह सकते कि वो भी इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पर ही डिपेंड है। समझ रहे हो? यस सर। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि उसकी लीव्स दूसरे कलर की होती हैं, तो क्लोरोफिल एक नहीं होता, क्लोरोफिल 3 टाइप के होते हैं। भी आगे पढ़ोगे, जब अभी आगे क्लास में जाओगे तो क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन कलर का नहीं होता, वो दूसरे कलर का भी होता है। अंदर ग्रीन कलर है, उसके जो ऊपर की लेयर है वो दूसरे कलर की होती है। अभी मिलेगा आगे इसी में शायद हो या फिर दूसरे क्लास में हो। ठीक है। वो पर्पल कलर वाला प्लांट हमारे भी घर में लगा है, वो मैक्सिमम लोगों के घर में होगा पत्ती वाला। तो आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी जिसकी वजह से फूड नहीं मिलेगा। और एक चीज बता दें कि फोटोसिंथेसिस की वजह से हमको क्या मिल रही है? ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी? देखो रात भर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, जब धूप नहीं होती है तो क्या होता है?
इसीलिए कहते हैं कि बाग में या प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तुम भी छोड़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा अक्षय? क्या हो जाएगा? किसका? हाँ, अपने अपने गांव से बाहर मत आना, वहीं गोबर में समाये रहना हमेशा। कौन सीख रहा है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एक चीज और तुम लोग को पुराना रिमाइंडर कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जिन जिन सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, फिगर 1.2 ध्यान से देखो, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस फिगर के बारे में फिर कर रहे हैं। वो सेल्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके क्या बना रही हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। उसी के जस्ट नीचे देखो एक इक्वेशन लिखी है कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखो बुक में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर डैश एरो लगा है, उसके ऊपर लिखा सनलाइट, नीचे लिखा क्लोरोफिल, और कार्बोहाइड्रेट बन गया। और क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिख डाली थी, लिखी थी? बहुत बढ़िया। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है ग्लूकोज। चल रहा है ना? आगे देखो, अच्छा एक चीज और बताएं, हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी या फिर जो भी होता है वो तुरंत हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? इसीलिए हमको दिन भर में इतनी बार खाना पड़ता है, क्योंकि हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एक बार हम ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, ज़्यादा खा लेंगे उसको लोड हम नहीं उठा पाएंगे, है ना? लेकिन प्लांट क्या है, उनको कहीं नहीं जाना, ना उनको सोचना है, ना उनको दौड़ना है, कुछ नहीं करना, वो एक जगह पे स्टेबल है। तो उनको बस क्या करना है, सुबह जगह उनका पहला काम क्या है? खाना बनाना। फिर दोपहर को क्या काम? हमेशा जब तक धूप है तब तक खाना बनाते रहो। तो इतना ज़्यादा वो बनाते रहते हैं, इतना इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो देखो अगली लाइन में लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट बना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च। स्टार्च मतलब क्या है? जैसे हमारी बॉडी में हम लोग ज़्यादा खाना खा लें, लिमिट से ज़्यादा खा लें, उसको इस्तेमाल ना करें, तो क्या बन जाता है? फैट बन जाता है। तभी तो बॉडी जो है मोटी गोल मटोल हो जाती है। सेम वैसे ही प्लांट में क्या होता है, वो जितना खाना इस्तेमाल कर लेते उतना तो कर लिया, बाकी क्या होता है? स्टार्च के रूप में रुक जाता है, संचित हो जाता है। समझ गए? आगे देखो लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हमको किसी पत्ती में स्टार्च दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। अगर हमको पता लगाना है कि ये पत्ती जो है फोटोसिंथेसिस कर रही कि नहीं कर रही, तो हमको बस क्या पता लगाना है कि इसके पास स्टार्च है कि नहीं। समझ गए कि नहीं? द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही क्या बना है? स्टार्च बना है। अब देखो बूझो, फिर अपनी खोपड़ी में हाथ रखे हैं। तुम्हारा बूझो है जो ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट एंड ब्राउन, ही वांट्स टू नो वेदर दीस लीव्स आल्सो कैरी आउट। बिल्कुल करती हैं, कह दो हाँ करती हैं। आज इसके घर जाके बताना है तुमको, ठीक है? घर में ये पत्ती में स्टार्च है या नहीं ये पता कैसे चलेगा? इसी के लिए तो अगली एक्टिविटी 1.1 दी गई है, क्योंकि उनको पता है कि अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया है। बैठो जरा, देखो अब मजा आएगी। लिखा है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, सेम तरीके के 2 पॉटेड प्लांट्स लेना है। कुछ लोगों को पॉटेड प्लांट नहीं पता, उनको बता दें क्या होते हैं। गमले में लगे हुए, बोलो तेज थोड़ा, ये बोलना था क्या? पॉटेड प्लांट्स बोलना था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। एक को डार्क रूम में रखना है, जिसमें डार्क रूम में रखने के लिए जरूरी नहीं कि तुम अंधेरे वाला कमरा ढूंढो, काले कलर का एक बॉक्स हो उसके अंदर रख दो, तब भी डार्क रूम में, मतलब उस पर सनलाइट या किसी तरीके की लाइट नहीं ना पड़े, ठीक है?
कितनी देर के लिए रखना है? 72 घंटों के लिए, यानी कि 3 दिनों के लिए। 72 घंटे के लिए 3 दिन कैसे? कुछ लोगों के समझ में नहीं आया ना। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 3 दिन में कितने हो जाएंगे? ठीक, उल्टी ना कर देंगे। कह रहे हैं कि आयोडीन टेस्ट करना है लीव्स के साथ में दोनों। अच्छा एक बात सुनो जरा, एक पॉटेड प्लांट लिया, डार्क रूम में रख दिया, एक नॉर्मल जहाँ पे रखा था, धूप में जहाँ पे रखा था वहाँ रखा रहा, पानी वानी सब दे दिया है ना, उसको रखा हुआ है। अब कह रहे हैं 72 घंटों के बाद क्या करना है? परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट किया था पत्ती के साथ में? झूठ ना बोल। हाँ बस वही वाला जो ऊपर जाके किया था, वही वाला इसके साथ करना है। देखो भी, record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again. एक गमले को रखा है, दूसरे गमले को रखा है, दोनों कहाँ रखा है? एक को धूप में रखा है, एक को डार्क रूम में रखा। 3 दिनों के बाद इसकी पत्ती निकाला, इसकी पत्ती निकाला, दोनों का टेस्ट किया आयोडीन टेस्ट। ठीक है, अब दोनों को उठा के धूप में रख दो, फिर उसका आयोडीन टेस्ट करो, क्या पता चलेगा? देखो लिखा है द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो पत्तियां हरी नहीं होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। बूझो का आंसर, उसका आंसर नहीं था, उसका आंसर मिल गया। अब हम देखो बता रहे हैं कि जो अभी यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पर रखा है दोनों स्टार्च को, अगर हम आयोडीन के साथ में रिएक्ट कराएं तो हमको एक कलर प्राप्त होगा, पर्पल कलर, वायलेट कलर, वो डिपेंड करेगा आयोडीन। ठीक है, लेकिन अगर उसमें स्टार्च नहीं है तो नहीं मिलेगा। समझ गए? बस ये। तो अगर उस पत्ती को हम धूप डार्क रूम में रख देंगे तो उसमें स्टार्च नहीं होगा, और फिर हम उसको आयोडीन टेस्ट करें, उसमें कलर पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये पत्ती ऐसे होगी, तुम्हारी सभी आत्मा हमारे अंदर है। इसमें लैपटॉप में चल रहा। देखो अब जैसे इस बार ये वो वाली पत्ती है, इसको हम डार्क रूम में लेके गए थे, तो इसमें फोटोसिंथेसिस पूरी तरीके से नहीं हो पाई, तो इसमें स्टार्च यहाँ पे होगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे होगा, थोड़ा यहाँ होगा, थोड़ा यहाँ, तो यहाँ इसमें वो वाला कलर हमको दिखेगा, तो इसमें हमने आयोडीन डाला था। लेकिन जो पत्ती धूप में रखी थी प्रॉपर, उसको पूरे में स्टार्च होगा, उसको डाल के पूरी पर्पल निकलेगी। डाला आयोडीन में ग्रीन ग्रीन, निकली कैसी? पर्पल। इस वाले को डाला, निकाला तो उसमें कहीं कहीं पे पर्पल मिला। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे में स्टार्च नहीं बन पाया। समझ गए नहीं? यू ऑफन सी स्लाइमिंग ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। कभी कभी तुम लोगों ने पानी में देखा होगा हरे रंग की पत्तियां रुकी हुई, देखा है? These are generally formed by the growth of organisms called algae. ये पत्तियां कैसे आ जाती हैं? एल्गी जो है उसमें पानी में, है ना? काई जानते हैं? Yes sir. ये देखो और आगे पता चलेगा। Can you guess why algae are green color? क्या तुम्हें पता है कि एल्गी ग्रीन कलर क्यों होती है? हाँ, उनके पास क्लोरोफिल होता है। They contain chlorophyll which gives them green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. एल्गी भी अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और एक चीज बता, सुनो मेरी बात सुनो। अब क्वेश्चन यहीं पे आता है कि एल्गी के पास ना मिट्टी है और लाइट तो है, केवल मिट्टी नहीं है। पानी के ऊपर तैर रहे हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं? पानी से ही मिल रहे हैं। हाँ देखो कितनी गहरी बात बोला है। समझे कि नहीं? कुछ लोग अभी भी नहीं समझे। नॉर्मल एक प्लांट होता है, वो अपना फूड कैसे बनाता है? वो मिट्टी में पानी को ज़्यादा घोल करके लेता है, तो पानी जो है मिट्टी में पानी घोल के नहीं, पानी मिट्टी घोल के लेता है पानी को। तो जब ज़्यादा पानी लेता है उसमें थोड़ी सी मिट्टी आती है, तो उसमें जितना न्यूट्रिएंट होता है उसको ले लेता है।
अब वो लगातार किसमें है, पानी में ही। उस पानी में जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे कौन ले रहा है, एल्गी। उस पानी में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए, उस पूरे तालाब में न्यूट्रिएंट्स हैं थोड़े बहुत, और वो जो तालाब है वो मिट्टी से थोड़ा बहुत तो कांटेक्ट में होगा। दूसरा, इतना ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट चाहिए ही नहीं कि बहुत ज़्यादा उसको फूड बनाना है, ना वो स्टार्च बनाता उतना ज़्यादा स्टोर। देखा, छोटी सी पत्ती होती है एकदम कमज़ोर, पकड़ो चट्टस टूट जाएगी, उसको बहुत कम बस जीवित रहने के लिए चाहिए, समझे कि नहीं। तो उतना ज़्यादा उसको मिल जाता है उसी पानी से। कौन से पानी से, तालाब के रुके हुए पानी से। कभी तुमने बहते हुए पानी में नहीं देखा होगा, क्यों, क्योंकि बह रहा है, वो भी जा रहा है बहते हुए, पॉन्ड में, रुके हुए पानी में, ठीक है। तालाब में देखा होगा कि काई जम जाती है ना, जैसे इसमें मछली पालन होता है, कहीं देखा है ऐसा तालाब को जिसमें मछली पाली हुई है? यस सर, लोग मछली पालते हैं वहाँ पे, यस सर, क्यों पालते हैं, ये बेचने के लिए, है ना, मछली पालन उद्योग किया जाता है। अब उस मछली पालने वाले तालाब में अगर ये एल्गी, ये काई ऊपर लग जाए तो क्या नुकसानदायक है या सर फायदेमंद? मछली मर जाएगी कैसे मर जाएंगे? सर, क्योंकि वो एल्गी जब ऊपर जम जाती है तो सर ऑक्सीजन जो ऊपर है तो पानी के अंदर नहीं देखो जाता है। कितने बुद्धिमान बच्चे बैठे हैं।